हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? मजे में हो? हाँ सर, अब मजे में हैं। अब थोड़े से हाथ भी चलने लग गए हैं कॉपी के ऊपर और समझ भी आ रहा है, क्योंकि अब हम लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा कि आपने हमें सजेशन दिया था। और हमने देखा कि हमारे हाथों को जंग लग गया था, तो पर अब सर अब जंग कम होता जा रहा है, घिसता जा रहा है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह आप अपने शिद्दत से आप मेहनत करते रहें और अपने टर्म 2 के अंदर फुल ऑन फुल मार्क्स लेके आए, परफेक्ट 40 मार्क्स आप लेके आए। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 11 क्वेश्चन कर लिए थे और वीडियो 5 बन चुकी थी। आज ये वीडियो नंबर मेरी 6 है। बच्चों, एक्सप्लेनेशन करने में टाइम तो लगता है, आंसर की देखने में और आंसर की बनाने में बहुत टाइम लगता है। उसके साथ आपके साथ अदर पॉइंट्स भी डिस्कस करने होते हैं कि अगर ये होता तो क्या होता, ये नहीं होता तो क्या होता। काम करो तो ढंग से करो, अदरवाइज मत करो। अब देखिए बच्चों, हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 12वां, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। आप भी रीड करिए, मैं भी रीड करता हूं। आपको कैश फ्लो बहुत अच्छे से बनानी आती है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विनोद लिमिटेड एज एट 31 मार्च 21, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब देखिए, इसके सामने आपको एक नंबर लिखा हुआ है नोट्स टू अकाउंट में, दैट इज नोट नंबर 1 का बच्चों मतलब ये है कि ये आपको डिटेल दे रखी है, इसका जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो आपको नीचे नोट्स टू अकाउंट में मिलेगा कि ये 1.5 लाख से इससे ये 230 आने में कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हुई। उसी तरह इसके बारे में भी लिखा होगा नीचे कि आपको ये ध्यान रखना है कि नोट्स टू अकाउंट में जो आपको मेन बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है उसकी वो डिटेल नीचे लिखी होती है कि ये फिगर आपके पास कैसे आई। तो देखिए, आपके पास एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे फोन नंबर 1, फोन नंबर 2, और अब ये आ गया नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3। तो देखिए, आपका नोट नंबर 1, नोट नंबर 3, आपको ये नीचे इंफॉर्मेशन दी है। इससे ये पता लगता है कि जो ऊपर की फिगर आई है उसको ये फिगर आने में कैसे कैसे हुआ। जैसे कि ऊपर जैसे आपका 150 लिखा हुआ था लॉन्ग टर्म डेट, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग में, तो डिबेंचर 1,50,000 के थे, और आपके 0 से 80,000 बैंक लोन आया, और 50,000 से 9% करंट मैच्योरिटी। अब आप ये देखिए, मैंने आपको अनदेखी 3 में ये चीज आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर दी थी कि अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर डिबेंचर रिडीम होने होते हैं तो पिछली बैलेंस शीट में ये नॉन करंट लायबिलिटी से करंट लायबिलिटी में शिफ्ट हो जाता है। बट इसकी कैटेगरी चेंज होती है, बट इसके ऊपर इंटरेस्ट तो हमें देना पड़ता है। और ये जो लायबिलिटी मैंने आपको बताया, ये जो लायबिलिटी पे हुई, ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन थी चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल एंड बोरिंग। बोरिंग चाहे आपकी शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, वो दोनों ही आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में दिया है, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे को एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। आगे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। प्रपोज डिविडेंड 1920 का 1 लाख रुपए एंड 2021 का 1,30,000 रुपए, 130। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 225 वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि मुझे प्लांट अकाउंट भी, सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी डेप्रिसिएशन दे रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, हो सकता है मुझे इसका भी अकाउंट बनाना पड़े। थर्ड, 9% डिवेंचर वर रिडीम ऑन 31 दिसंबर 2020 एंड फुल स्टॉप। जो 6% बैंक लोन लिया था ऑप्ट ऑन 1 दिसंबर 20, ये जो डेट दिया है ये हमारे को इंटरेस्ट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ उससे काम आएगी। प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स, अगर आपको पता है मेड दिया होता है तो आपका एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट मिलता है, और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनता है, उससे आप एक बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कॉल्ड मेड। दिया है तो पेड आ जाएगा, पेड दिया है तो मेड आ जाएगा। तो चलिए, हमने सवाल को ओवरऑल स्टडी कर लिया है। अब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी शुरू करता हूं। अब मैं देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी शुरू करता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है। आ रहा है बोर्ड पे? हाँ सर, आ रहा है। जरा मैं भी जरा तन के जरा काम करूं इसके अंदर। मैंने लिखा कैश, एक बच्चे ने कहा सर थोड़ा साफ लिखा करो। मैंने कहा हाँ, कोशिश करता हूं कि कितना जितना भी साफ लिख सकता हूं लिखूंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों, मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि मैं पहले पूरा परफॉर्मा तैयार कर लेता हूं, उसके बाद जो आइटम जहां जाएगी मैं वहां वहां इसको प्लेस करता जाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने बना ली कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
अब बेटा पता है आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत बड़ी बनती है, अब एक पेज में तो नहीं आएगी। देखते हैं कहाँ कहाँ तक मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मैंने लिखा यहाँ पर, फर्स्ट लिखा मैंने प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आइटम दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ सर आपने ये लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। हाँ सर ये भी लिख ली। उसके बाद मैं ये लिखूंगा, ये मेरा क्या निकल कर आएगा, ये निकल के मेरा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हो सकता है बेटा नीचे जरा फिगर कम होएगी, तो मैं इसे ऐसा करता हूँ, मैं इस पूरे को नीचे ले आता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ गया। हाँ सर आ गया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। नेक्स्ट पेज पे फिर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता हूँ, फिर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता हूँ। जो आइटम जहाँ जाएगी मैं उसे वहाँ लिखता जाऊँगा। मैंने कैश फ्लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिख लिया। उसके बाद मैं लिखूंगा एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। फिर मैं लिखूंगा लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और ये जो मेरा निकल के आता है, ये क्या निकल के आता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अंदर मैं नीचे माइनस करूंगा लेस प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स पेड। तो ये मेरा निकल कर आएगा, ये मेरा निकल कर आएगा, ये मेरा निकल के आएगा ए, दैट इज कॉल्ड कैश। अभी मैं लिख नहीं रहा, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा ये बाद में मैटर हासिल करता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरे पेज पे मैं बना रहा हूँ कैश। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, नजर नहीं आ रहा। कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ सर ये भी बन गई। एक पेज पे मैंने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद मैंने बनाया कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये मैंने, टेढ़ी हो गई लाइन, कोई बात नहीं, मैं सीधी कर देता हूँ। उसके बाद देखिए, इसके बाद मैंने क्या करना है, अगले पेज पे मैंने ले जाना है। क्या लेके जाऊंगा सर, मैं अपने लेके जाऊंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1। उसके बाद मैं अपनी वर्किंग नोट करूंगा जो मेरे सवाल में आते जाए। सर इतना काम करना पड़ेगा तो जाके 5 नंबर या 6 नंबर मिलते हैं। अब तो 5 नंबर का है, 5 मार्क्स का है, पहले 6 मार्क का होता था। तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, अगर कॉलेज की लाइफ का एंजॉय करना चाहते हो तो 12वीं में पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े, बिना पढ़े बेटा, बिना प्लेट के आगे अगर रोटी रख दी जाए बिना तोड़े तो वो भी नहीं खाई जाती। तो फिर पढ़ाई है। तो बेटा जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक ये चीज़ आएगी नहीं, और जब तक हाथ से लिखोगे नहीं तो नंबर आएंगे नहीं। तो बार बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने हाथ से प्रैक्टिस करिए सवालों की, चाहे वो मैथ्स हो, अकाउंट्स हो। ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना होता जाएगा। अब देखिए हम सवाल को पढ़ना शुरू से करते हैं। सबसे पहले आपका देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल चेंज हुआ, और वो पता है आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, वो आपको पता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो लिखा मैंने इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सर कितना हो गया, अब मैं पीडीएफ नहीं दिखा रहा, या दिखा भी देता हूँ, चलो पीडीएफ देख लीजिए। अब आप ये देखिए आपका इक्विटी कितना चेंज हो गया। ये देखिए इक्विटी आपका 15 लाख से
20 लाख 22,50,000 हो गया, यानी कि नए शेयर इशू हो गए 7,50,000 के, नए शेयर इशू हो गए 7,50,000 के, तो मैंने लिखा 7,50,000। अगला आ गया रिजर्व फंड सरप्लस, वो आपका क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। जो आपका डिफरेंस आएगा, अगर वो प्लस में आया तो प्रॉफिट हुआ, अगर वो माइनस में आया तो लॉस हो गया। तो आप ये देखिए आपका क्या था, अब मैंने कहा आपका क्या था, ये देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर कितना आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपका देखिए 11,25,000 माइनस 9 लाख। हाँ सर ये आ गया, ये आपका कितना आ गया, आप देखिए आपका कितना आ गया सर, ये तो आ गया 2,25,000। मैंने यहाँ लिख दिया 2,25,000। हाँ सर यहाँ तक हमें समझ आ गया। उसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग 1 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, और मैंने आपको बताया 1 नंबर पॉइंट की जो डिस्कशन है, पूरी डिटेल है वो नीचे लिखी हुई है। उसमें लिखा है 9% डिवेंचर 1,50,000 से 1,50,000 हुए, और उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी में 9% डिवेंचर करंट मैच्योरिटी लिखा हुआ है 50,000। अब आपने पीछे देखा, आपके सवाल में आपके पीछे लिखा हुआ था क्लॉज नंबर 3 में, ये देखिए आपकी क्लॉज नंबर 3 में चलिए, अब इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है, इसके बारे में हम क्लॉज नंबर 3 में चलते हैं। क्लॉज नंबर 3 में पहले मैं यहां पर बात बताना चाहूंगा कि ये डिवेंचर देखिए, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, पर ये भी आपके डिवेंचर हैं, ये भी आपके डिवेंचर हैं, तो 50,000 से ये जीरो हो गए। 50,000 से जीरो हो गए तो क्या हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ये माइनस हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, कोई चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ बोरिंग हो गया। बोरिंग चाहे शॉर्ट टर्म थी चाहे लॉन्ग टर्म थी, दोनों आएंगी। अब प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो गई, अब रह गई बात इंटरेस्ट की, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो देखिए मैं यहीं पे कैलकुलेट कर रहा हूं, आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि इसकी डेट क्या क्या थी। ये हमने डेट पढ़ी, 9% डिवेंचर वर रिडीम 31 दिसंबर, 6%, और बैंक लोन की अलग कहानी है। देखिए मैं यहाँ पर अब निकाल रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। हाँ सर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब आप देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे निकलेगा, आपकी स्टार्टिंग में जो लायबिलिटी थी वो कितनी थी, 2 लाख की, 2 लाख का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 9%, 9%, और आपका जो पीरियड था 31 दिसंबर तक आया वो आया 9 मंथ। उसके बाद देखिए आपने 50,000 की आपने रीपेमेंट कर दी, नाउ प्रिंसिपल इज 1,50,000, 1,50,000 का 9% इंटू 3 मंथ्स। आप इसे कैलकुलेट करिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से ये आ गया 4 पंजे 20, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आ गया आपका 13,500, 13,500, और ये आ गया आपका 13,500, 13,500 डिवाइड बाई 1/4, ये आ गया आपका 13,500, और ये आ गया आपका 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 नहीं नहीं, 4 तिया 12 1 5, 4 तिया 12 3375, टोटल इंटरेस्ट आपका आ गया 13,500, 13,500 जमा 3375, ये आपका आ गया 16,875। अब इसकी लोकेशन मैं दो जगह दे दूंगा जैसे कि मुझे पता है, यहां मैं लिखूंगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पहले मैं लिखूंगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ₹50,000। हाँ सर मैंने ये 50,000 लिख दिया, और लिखा पेड, पेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 16,875, और इसकी दूसरी लोकेशन दूंगा मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, दूसरी ऑपरेटिंग दूंगा मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 16,875। हाँ सर देखिए सवाल कैसे कैसे धीरे धीरे रेंगता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आंसर मेरा अपने आप आ जाएगा। उससे अगली फिगर देखिए, ट्रेड पेबल आपके 165 से 150 हो गए, ट्रेड पेबल आपके कम हो गए, तो यहाँ आ गया आपका डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, आपका डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना आ गया सर, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल आ गया 15,000, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल आ गया 15,000। अगले देखिए शॉर्ट टर्म बोरिंग दैट इज टैक्स लिखा हुआ है, और नीचे मुझे आपको टैक्स की एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो मुझे यहाँ पर एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, दैट इज क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, और मैंने यहाँ रफ में बना लिया। मैंने यहाँ लिखा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन दैट इज 1 लाख
1,20,000 और टू बैलेंस कैरिड डाउन ये मेरा आया 142,500 और मुझे पता है मेड दे रखा है तो मेड मेरा यहाँ आ गया 52,500। तो देखिए यहाँ पर मुझे एक बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी जिसे मैं बोलूँगा बैंक, यानी कि मुझे ये पेड मिल जाएगा। पेड आ गया बच्चों मेरा 30,000। तो देखिए ये मेरा अकाउंट बराबर हो गया 172,500। अब मैं इसकी लोकेशन दूंगा, लोकेशन कहाँ दूंगा, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स ब्रैकेट में लिखूंगा मेड दैट इज 52,500। मैंने यहाँ लिख दिया 52,500 और मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखिए यहाँ बना रखा था प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ मैं माइनस कर दूंगा 30,000। हाँ सर यहाँ तक भी समझ आ गया। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी में टेक ओवर कर चुका हूँ। उसके बाद देखिए टेंजिबल 3 नंबर पॉइंट लिखा है। टेंजिबल के बारे में नीचे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में मुझे एक एडजस्टमेंट दी हुई है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मैं बना लेता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाया और मेरा ये टू बैलेंस बीडी आया लैंड एंड बिल्डिंग का 12 लाख और ये आया मेरा कैरिड डाउन 9,75,000। अब आपको देखिए वहां लिखा है कि आपने 2,25,000 का आपने प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि आपने ये बेचा आपने 225 प्लस आपने कितने प्रॉफिट बेचा, 22,500 के प्रॉफिट पे बेचा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, सॉरी ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 225 प्लस 22,500 दैट इज 247। ये आपका आ जाएगा 247,500। ये आपका आ गया और यहां पर आपका आ गया गेन कितना आ गया 22,500। अब आपको देखिए आपको यहां से एक बैलेंसिंग फिगर पता लग जाएगी। देखिए किस तरफ दोनों तरफ का टोटल बराबर तो नहीं है कहीं आपका, आप चेक करिए 247। आपको देखो यहां से एक फिगर पता लग जाएगी। देखिए दोनों तरफ कहीं बराबर तो नहीं है। आपने 247,500 प्लस 9,75,000 ये आपका आ गया 12,22,500 और ये भी आ गया 12,22,500। देखिए परचेज आपकी नहीं निकली है तो अब मैं इसको लोकेशन दूंगा। मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने लिखा सेल ऑफ क्या था सर, आपने गलत लिखा, प्लांट नहीं था, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 247,500। हाँ सर मेरा यहाँ तक 247,500 आ गया। उसके बाद देखिए अगली फिर चलते हैं। अगली है प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख से 5,40,000 की हो गई। मेरी प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख से 5,40,000 हो गई और नीचे लिखा हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट किया 10%। तो आप देखिए आपकी 6 लाख रुपए की मशीनरी थी, 10% डेप्रिशिएशन हुआ 60,000। 60,000 6 लाख में से अगर 60,000 गए तो 540 आपकी बैलेंस बचा। तो मुझे अब यहाँ पे प्लांट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा डेप्रिसिएशन, और मेरा कोई इन्फ्लो नहीं हुआ, मैंने सीधा डेप्रिसिएशन लिखा ऐड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। मेरा कितना आ गया सर, ये आ गया मेरा 40,000। हाँ सर मैंने यहां तक कर लिया। अब आगे चलते हैं। आगे मेरा देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 0 से 980 हो गया। इसका मतलब मैंने परचेज कर ली, और परचेज कर ली तो मेरी कौन सी एक्टिविटी होगी सर, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दैट इज 9,80,000। 9,80,000 का आउटफ्लो हो गया। यहां तक मेरा सवाल आ गया। उसके बाद देखिए इन्वेंट्री 150 से 270 हो गई, 150 से 120 का आपका इंक्रीज हो गया, 120 से आपका इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन सर क्या था मेरा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इसकी इंक्रीज इन इन्वेंट्री आपका आ गया 1,20,000। देखिए यहां तक सवाल हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 125 से 3 लाख हो गए, ये भी इंक्रीज हो गया। 175 से इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ये आपका आ गया 1 लाख। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। मिटा देता हूं ताकि पूरा अच्छे से आ जाए। अब
ये क्या था, तो ऊपर करिए। इंक्रीज इन इन्वेंट्री आ गया 120, उसके बाद आया मेरा इंक्रीज इन क्या आ गया सर, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये मेरा आ गया 120 से कितना आ गया, ये हो गया हमारा 175। और आपको पता है ये जो निकल कर आता है, ये मेरा क्या निकल कर आता है, ये मेरा निकल कर आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकल कर। यहाँ तक मेरा सवाल खत्म हो गया। और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो मेरा आंसर होता है। अरे सवाल खत्म हो गया, अरे वाह, सवाल खत्म हो गया, प्रपोज डिविडेंड रह गया। और आपको पता है प्रपोज डिविडेंड का जो प्रीवियस ईयर का होता है वही कंसीडर करना होता है, करंट ईयर को नहीं करते, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज जो कि इवन एंड कंडीशन आफ्टर द बैलेंस शीट था, उसमें हमने सीखा कि जो पुराने साल का प्रपोज डिविडेंड होता है वो इस साल अप्रूव होता है और पे होता है। तो ये कहाँ आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ आ जाएगा, पहले मैं फाइनेंसिंग में माइनस कर देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा पेड प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। कितना था प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड, कितना था सर, प्रपोज डिविडेंड था आपका 1,00,000 रुपए। हाँ जी सर, ये भी आ गया। अब देखो मैं कोई और चीज तो नहीं भूल गया, हाँ सर भूल गए हो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और बैंक लोन वाली एंट्री हमने ऊपर छोड़ दी थी। चलिए अब कर लेते हैं। मैंने कहा प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन 80,000 रुपये आ गया। और इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आपने ये बैंक लोन कब लिया था, हमने ये बैंक लोन लिया था बेटा 80,000 का, आपने लिया था 1 दिसंबर को, जनवरी फरवरी, सॉरी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने का आपका इंटरेस्ट लगेगा, जो आपका आएगा 1600। ये 1600 यहाँ आ गया। और 1600 कहाँ जाएगा, एड इंटरेस्ट ऑन लोन 1600। देखिए आपका सवाल कंप्लीट हो गया और आपको पता भी नहीं लगा, बस आप प्रपोज डिविडेंड को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ले लिया, और आपको वर्किंग नोट नंबर 1 में लेना है ऐड प्रपोज डिविडेंड, प्लस में करना है 1,00,000। अब एक एक करके आइटम को पेश करते जाइए और देखिए आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर कैसे आ जाता है। आपका ये कितना आ गया 325 प्लस 52,500, ये आ गया 3,77,500। इसे मैं पेस्ट कर दूंगा अब यहाँ पर 3,77,500, उसमें मैंने 16,875 जोड़ा 60,000। अच्छा हाँ, यहाँ मुझे एक चीज़ और लेनी थी, डेप्रीसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने कितना लगाया था, सॉरी बेटा यहाँ मैंने डेप्रिसिएशन गलत ले लिया है, यहाँ डेप्रिसिएशन मैंने गलत ले लिया, डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा 60,000, यहाँ डेप्रिसिएशन आएगा 60,000 का 3,77,500 प्लस 60,875 प्लस 60,000 प्लस 1,600। और एक चीज़ और रह गई, लेस, आपको पता है लेस गेन ऑन गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये मैं माइनस कर दूंगा, वो था मेरा 22,500, वो मेरा था 22,500 था। तो देखिए ये मेरा कितना आ जाएगा, एक ये आ गया मेरा, और मैं कोई आइटम भूल तो नहीं गया इसमें, हाँ बेटा एक टेंजिबल एसेट, देखो मैं भूल गया हूँ, टेंजिबल एसेट आपकी कितनी थी, 3,00,000 से 270 की हो गई। तो अमोर्टाइजेशन और जो टेंजिबल एसेट थी उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ
प्लस अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ये मेरा आ जाएगा। इसको भी मैं ज़रा नीचे कर देता हूँ, लिख देता हूँ इसको। तो देखिए आपका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया, 377,500 प्लस 16,875 प्लस 60,000 प्लस 1,600 प्लस 30,000 माइनस 22,500, ये आपका आ गया 463 463 463 745 463 475 463 475 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें से आपने माइनस करा 15,000, माइनस करा आपने 1,20,000 120, फिर माइनस करा आपने 1,75,000, ये आपका आ गया 153,475 153,475, उसमें से 30 माइनस करा तो ये आपका आ गया 123,475 123,475। आपने इसे आउटर कॉलम में लिख लिया 123,475, ये आपका पॉजिटिव आ गया। तो आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए ये भी आ गया। अब उसके बाद आ जाइए, ये आपका आया बी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया 7,32,500, इसे मैंने आउटर कॉलम में लिख लिया, ये भी हो गया। अब उसके बाद देखिए आपका ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया। ये आपका आ जाएगा, ये आपका टोटल देखिए आपका आना चाहिए 661,525, ये आपका आ गया बी सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आपको पता है नीचे आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका आ गया 661,525। अब आपने ए प्लस बी प्लस सी लिखा, आपने ए प्लस बी प्लस सी लिखा, वो आपका आ जाएगा पॉजिटिव में, वो आपका आ जाएगा 52,500, वो आपका आ गया 52,500। तो हमसे लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, आपको ओपनिंग में दे रखा है 5,10,000, आपको दे रखा है 5,10,000। तो आपका जो आंसर आया, अगर आपके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर हो जाता है तो वो आ गया। आप देखिए आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, ये आपका आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 562। देखिए आपका आंसर आ गया। सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चों की कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपका जो आंसर आता है वो आपको पता होता है। इसमें अगर आपका ये आंसर नहीं आता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन एरर करी है या कोई ना कोई आइटम मिसिंग करी है। तो देखिए इसके साथ बेटा मेरा पहला सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सेकंड पेपर के टाइम जब सेकंड पेपर आएगा उसके लिए भी मैं आपकी एक्सप्लेनेशन तैयार कर दूंगा, ये मेरी आपकी कमिटमेंट है। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं ओवर कर देता हूँ। थैंक यू बच्चों।